हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि कोरोना की वजह से हमारी ऑफलाइन स्टडी काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं, इसका हम बेस्ट सोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए ऑनलाइन का। हालांकि हो सकता है आपके लिए, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमने आज तक कभी भी ऑनलाइन टीचिंग नहीं की है। हाँ, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने की है, लेकिन रेगुलर टीचिंग करना वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए एक चैलेंज है। तो वो चैलेंज हम भी ले रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सब भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वैसे तो आप मुझे जानते होंगे, माय नेम इज मनीष कुमार शर्मा एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बात करते हैं। जैसे कि आप सबने 11th-12th में अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो 11th में जो आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो बेसिक अकाउंटेंसी होती है। कहने को सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है, बेसिक होती है, सबसे इम्पोर्टेंट 11th होती है, क्योंकि जहाँ से आप एंट्री करना, अकाउंट बनाना, लेजर प्रिपेयर करना, उनका बैलेंस निकालना, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना, ये सब सीखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि वो हमारी अकाउंटेंसी की क्या होती है, एक तरह से नींव होती है। तो अगर आपको कुछ कमियाँ वहाँ रह जाती है तो उसके आपको आगे जाकर दिक्कत आती है। तो उम्मीद है कि आप अपने 11th-12th अच्छी तरह पढ़ी होगी। 12th में जाकर तो आपको पता है कि पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन करके आंसर निकालना होता है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के कोर्स पे। फर्स्ट ईयर, अब मैंने आपके दिमाग में दो बातें आती है सर कि हम फर्स्ट ईयर या कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, राजस्थान बेटर रहेगा या कोटा। तो ये हमेशा ही एक मुद्दा रहा है बच्चों के सामने, कौन से करें। कुछ मेनली सेशन होता है कि राजस्थान ज़्यादा बेटर देन मानी जाती है। हालांकि मैं कहूँ तो मैंने खुद ने कोटा यूनिवर्सिटी से BCom M.Com किया है, लेकिन करेंट टाइम पे देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान हो चुका है। क्यों, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पता है कि आपने 12th के भी एग्जाम दिया आपने, अकाउंट का पेपर थोड़ा सा लेंथी भी आया था और थोड़ा टेक्निकल भी आया था, क्योंकि उन्होंने बीच में से जाकर क्वेश्चन को निकाला है। तो डीप पढ़ाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब ऊपर ऊपर की पढ़ाई करते हैं आप, या इतनी पढ़ाई करते हैं कि पासिंग मार्क्स के लिए, तो वहाँ आपको दिक्कत आई होगी। तो कोई नहीं, बात गई अब गई। अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स को डिस्कस करेंगे। अब आपने कंपनी और डिवेंचर जो दो चैप्टर पढ़े वो बारीक पहले पढ़े। पहले हमारे 12th में जो कंपनी और डिवेंचर आते थे, कंपनी एंड डिवेंचर, ये दोनों डीप आते थे, मतलब काफी हद तक बड़े आते थे। एक अब क्या कर लास्ट 2 साल पहले कोर्स जब चेंज हुआ था, तो आपको याद है जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 3 चैप्टर गवर्नमेंट ने नहीं डाले थे आपके सिलेबस में। तो कंपनी और डिवेंचर को शॉर्ट कर दिया, यानी ये कह सकते हो आप 50% कंपनी और 50% डिवेंचर हटा दिया। आपने कंपनी में केवल इतना ही पढ़ा, इश्यू ऑफ शेयर। उसके बाद एक पॉइंट आता था फॉरफिटेड ऑफ शेयर, या कह सकते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर, शेयर को दोबारा इश्यू करना। तो वो हमारे 12th के सिलेबस से हटा दिया गया था, जो हम जाकर अब की बार फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट में। और डिवेंचर वो आपने इश्यू करना तो देखा था, लेकिन मेनली उसका डिवेंचर का रिडेम्पशन करना वो आप चैप्टर में देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पूरे कोर्स के बारे में ओवरव्यू बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट एक बार ध्यान रखिए कि 5 क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोर्स बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में, कोटा के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा है, 2-3 चैप्टर का फर्क आएगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, तो यानी 100 नमाज का आपका पेपर आएगा। इसमें 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो एक क्वेश्चन कह सकते हैं 20 नंबर का, अगर एक क्वेश्चन खराब हो जाता है आपका, तो आप सोच सकते हो कितने बड़ी दिक्कत आती है। 1 नंबर 2 नंबर है, 5 नंबर का सवाल, चलो गलती भी कर सकते हो आप, लेकिन 20 नंबर का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। हाँ, लास्ट में जाकर कुछ गलती हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन अगर आपने 20 नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही गलत कर दिया तो वो बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। इसलिए आपको पूरे चैप्टर प्रॉपरली वे में समझने और पढ़ने पड़ेंगे, इससे आपको आगे जाकर फायदा रहेगा। ओके सर, तो फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट फर्स्ट में। आगे बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर आता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक तरह से थ्योरी का चैप्टर है, जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा कि जो आपने 11वीं 12वीं पढ़ा वो भी शामिल है कुछ हद तक, और कुछ एक्स्ट्रा भी शामिल है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम तो सुना होगा आपने। जैसे मैं कह सकता हूँ आपको कि जो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वो उसका एक तरह से कहते हैं संविधान, कहते हैं आप अपनी भाषा में, हम जो पूरे भारत में रह रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग रह रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी अकाउंटिंग का एक तरह से संविधान है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। जैसे आप कह सकते हो कि स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो आप,
आपने 11th में देखा होगा कि ट्रायल बैलेंस के बाद हमेशा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बाहर होता था। अब उसका हम वैल्यूएशन करते हैं। सर हमने देखा कि केवल क्लोजिंग स्टॉक एक ही होता था, उसको हम जाके बैलेंस शीट में तो सीआर साइड और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में तो सीआर साइड और बैलेंस शीट में ऐसे साइड शो करते थे बाहर होने पर। नहीं सर, उसमें एक पॉइंट था आपका कॉस्ट वैल्यू एंड सेल वैल्यू। अगर दो स्टॉक दे रखे हो आपको, ये बात चल रही है क्लोजिंग स्टॉक की, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाद दो प्रकार के स्टॉक रखे हैं जिसकी कॉस्ट तो मान लेते हैं हम 50,000 और सेल्स वैल्यू मान लेते हैं 70,000, तो हमें कौन सा लेना चाहिए था? ये पॉइंट आया होगा आपके, और नहीं आया कोई बात नहीं। तो आपके पास इस ऑप्शन रहता है इस जगह पे आके कि विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो उसको हम लेते थे। अगर सर सेल्स वैल्यू मान लो 40,000 होती तो हमें सेल्स वैल्यू को लेना होता। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से जो भी कम होती है उसे हमें लेना होगा। तो विच एवर इज लेस, अब ये कौन से ये क्यों ऐसा है? तो सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। देखो इसका एग्जांपल दूसरा देता हूँ मैं। फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग ले सकते हैं आप, फर्नीचर ले सकते हैं या मशीन्स ले सकते हैं, तो इन पे हर साल यूज करने के कारण डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। हर साल यूज करते हैं तो क्या चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन। ये माना जाता है कि इनकी वैल्यू हर साल कम होती है। कह सकते हो बिल्डिंग की 10% है, मशीन की 15% है और फर्नीचर की 20% ही मानी जाती है। हर साल वैल्यू कम होती है, वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के अकॉर्डिंग। टोटल 32 या 33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया डेप्रिसिएशन। तो आपने डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, जिसमें हम SLM मेथड और WDVM मेथड पढ़ते थे। तो दो ही मेथड पढ़े हैं, जबकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की समथिंग 10 से 12 मेथड है, तो वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो 10 से 12 मेथड है। तो डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है? 6 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 समथिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये मेनली चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा 20 नंबर का वो थ्योरी का आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा। प्रैक्टिकल मींस क्वेश्चन नहीं बनेगा, थ्योरी आएगी आपकी। इसके बाद यूनिट में 2 चैप्टर हो रहे हैं आपके पास, कंपनी अकाउंट और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम डिस्कस करते हैं पहले कंपनी के बारे में। कंपनी आपने 11th में पढ़ी है, तो 12th में पढ़ी है आपने, इसमें आपने शेयर इशू कैसे किया जाता है, कोई भी कंपनी शेयर इशू करने से पहले क्या क्या इशू करती है। जैसा आपको पता होगा पहले प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, इसमें ये बताया जाता है कि हमारी कंपनी ने लास्ट 5 वर्षों में या 10 वर्षों में क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, या कह सकते हैं क्या क्या हमने प्रॉफिट कमाया है, कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी, तो आप कह सकते हो कि मार्केटिंग होती है। अब लेटेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो रिलायंस कंपनी ने, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस कंपनी ने अपने डेप्ट को कम करने के लिए, यानी अपने ऋण को चुकाने के लिए अपने राइट शेयर इशू किए थे। तो आपको वर्ड पता होगा राइट शेयर मतलब होता है कि ऐसे शेयर, जैसे मेरी कंपनी है, आज मैं शेयर इशू करना चाहता हूँ मार्केट में, तो सबसे पहले उन व्यक्तियों को कहूँगा जिनसे मैंने पहले शेयर इशू किया हुआ है, जिन्होंने मेरे पहले शेयर ले रखे, तो उनको खरीदने का अधिकार मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है। ओके सर, तो कंपनी में डिस्कस करेंगे हम कि शेयर कैसे इशू किए जाएंगे। एक तरह से कह सकते हो जो कंपनी आपने 12वीं में पढ़ी है वो पूरी तो पढ़ाई जाएगी, उसमें 50% और ऐड कर दिया जाएगा। जैसे अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। कंपनी, अब कंपनी में आपने केवल इस तरह से पढ़ा है इश्यू ऑफ शेयर, इस शेयर को मार्केट में कैसे इशू किया जाता है। यदि कोई शेयर होल्डर अपने टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो उसे आप बोलते थे कॉल्स इन एरियर, जबकि कोई शेयर होल्डर टाइम से बिफोर पेमेंट करता है उसे आप बोलते थे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर पे आपने 10% और कॉल्स इन एडवांस में आप पे 12% इंटरेस्ट चार्ज किया था। तो इतनी एंट्री ही पढ़ी है आपने, जबकि कंपनी इतनी से नहीं और भी ज्यादा है। शेयर इशू करने के बाद आता है फोरफिटेड ऑफ शेयर, या आप कह सकते हो फोरफिटेड ऑफ शेयर, अंशों का हरण। वर्ड अजीब सा लगा होगा आपको। तो इसमें क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर अपना टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उसको फोन करती है, भाई साहब आपका टाइम ड्यू हो चुका, अपनी कॉल्स का पेमेंट करिए।
फिर भी कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसको लिखित में नोटिस अलाउ करती है और उनको 15 डे या 14 डे का टाइम देती है कि अगर आपने विद इन डेज में हमारा पेमेंट नहीं किया तो हम आपके शेयर को फॉरफिटेड कर लेंगे और जो भी पैसा आपसे हमारे पास आया है वो हम उसको जब्त कर सकते हैं, यानी आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने 10,000 शेयर परचेज किए हमसे 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए के, आपने हमें आप 70,000 रुपये दे चुके हो मेरी कंपनी को, अभी आपने 30,000 का अकाउंट पकाया है, अगर वो आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके 70,000 रुपये जब्त कर लूँगा और वो आपको पेमेंट वापस रिफंड नहीं करूँगा जब तक आप मुझे 30,000 रुपये मेरे शेयर पर नहीं चुका देते हो। ठीक है सर, तो ये उसमें होता है फॉरफिटेड शेयर। ओके सर, इसके बाद वो शेयर फॉरफिटेड करके मैं मार्केट में री इशू यानी दोबारा निर्गमित कर सकता हूँ। तो ये सारे चैप्टर, ये सारे पॉइंट हम कंपनी चैप्टर में पढ़ेंगे। और मेनली देखा जाए तो एक साल छोटे एक साल कंपनी में सवाल आता ही आता है 20 नंबर का, और बहुत स्टैंडर्डाइज सवाल होता है, छोटा मोटा हल्का हल्का नहीं होता, स्टैंडर्डाइज, यानी कम से कम आपको आधा घंटा सवाल को करने में चाहिए, बहुत बड़ी लेंथ आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि आपने आधी कंपनी 12th में पढ़ रखी है, उम्मीद तो मेरे को यही है, बोली नहीं होगी आप। इसके बाद आते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, पहली बात तो आपने 12वीं में कंपनी में ही पढ़ा होगा कि शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं, और जो एक तरह से पार्ट टाइम मालिक है, एक फिक्स टाइम के लिए आएंगे, उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब ऐसा देखा जाए तो आज के प्रेफरेंस शेयर का ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हमारे कोर्स में चला आ रहा है, उसको पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर हम कह सकते हैं एक तरह से ऐसे शेयर होल्डर या ऐसे शेयर जिनको प्रॉफिट होने पर तो सबसे पहले प्रॉफिट प्राप्त करने का अधिकार होता है, और रिडेम्पशन के टाइम या आप कह सकते हो कंपनी के समापन के टाइम सबसे पहले रिडेम्पशन किया जाता है, पैसा चुकाया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू किए जाएंगे, उनका पेमेंट वापस कैसे होगा, उसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर, तो ये रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, शोधन, वापस चुकाना। कोई भी चीज हमने फिक्स टाइम के लिए लिए तो उसे हमें वापस चुकाना होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं शोधन, रिडेम्पशन। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया है 5 साल के लिए, तो मुझे 5 साल में बाई इंस्टॉलमेंट या लमसम कैसे पेमेंट करना है, तो 5 साल बाद चुकाना है, तो उसे बोलेंगे रिडेम्पशन। मैंने डिवेंचर इशू किया है मार्केट में 5 साल के लिए फिक्स रेट पर, तो एक फिक्स टाइम बाद मुझे रिडेम्पशन करना पड़ेगा, यानी 5 साल या 6 साल जो भी टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग मुझे वापस पेमेंट करना होगा, तो उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सेम उसी प्रकार मुझे प्रेफरेंस शेयर का भी पेमेंट करना है, पेमेंट यानी रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट मतलब 4 साल या 5 साल जो भी टाइम पीरियड कंपनी अकॉर्डिंग जो फाइनल किया जाता है, तो पैसा वापस चुकाने को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके सर, ये चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो कह सकते हो पहला पॉइंट तो चैप्टर थ्योरी का है और ये दोनों प्रैक्टिकल है, और प्रेफरेंस शेयर बहुत सिंपल चैप्टर है, कंपनी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। तो कह सकते हो इसमें आपको 20 मार्क्स लाना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक चैप्टर करना है कंपनी, प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा और ये थ्योरेटिकल है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको दिमाग लगाना होगा कंपनी में, जो 50% आप पे ऑलरेडी आता है, तो कह सकते हो आपके 20 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे यदि आपने 12th में कंपनी प्रॉपर वे में अच्छी तरह पढ़ी है। ओके सर, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 4, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपने 12th में इशू ऑफ डिवेंचर तो पढ़ा है कि डिवेंचर को कैसे इशू किया जाता है, यहाँ पढ़ेंगे हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब मुझे पता है कि 6 महीने पहले आप डिवेंचर पढ़ा है, तो अब जाकर थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, तो मैं आपको डायरेक्ट रिडेम्पशन पढ़ाने से पहले आपको इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ाऊंगा। कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि जो आपने 12वीं में डिवेंचर पढ़ा है वो पूरा हमको एक बार पढ़ाना होगा कि डिवेंचर कैसे करते हैं, इशू याद है आपको, कह सकते हो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। ठीक है सर, दूसरी था पढ़ कह सकते हो आप जैसे कि आप अदर देन कैश, आप किसी कंपनी से अपने एसेट्स परचेज कर रहे हो और उसके बदले में क्या इशू कर रहे हो आप, डिवेंचर, तो उसे बोलते हैं अदर देन कैश। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, आपको याद हो तो, कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। तो उसके बाद वो पढ़ने के बाद हम देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हो आप, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर होते हैं कि डिवेंचर का रीपेमेंट कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट में किया जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग किया जाएगा, कैंसिल करके किया जाएगा, बाय बैक करके किया जाएगा, या आप नए इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके करोगे। ठीक है सर, जस्ट
ओके सर। अगले चैप्टर आता है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। जैसे आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना कंपलसरी होता है। जैसे कि आपको समझाता हूँ मैं इस बारे में, पुरानी नॉलेज आपकी पूरी आपको काम आएगी। जैसे आपने मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए तो 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होता है। सब्सक्रिप्शन को बोल सकते हैं आप एप्लीकेशन आनी चाहिए 90%। अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आएगी तो सेबी आपका इशू ऑफ शेयर को कैंसिल कर सकता है। यानी कह सकते हो आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो तो मार्केट में 90,000 की एप्लीकेशन आनी कंपलसरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि 80,000 की एप्लीकेशन तो आ गई लेकिन 10,000 शेयर की एप्लीकेशन नहीं आई है, तो इस चक्कर में कंपनी को अपने शेयर कैंसिल होने का डर रहता है। तो उसके लिए वो पहले से प्री प्लान करती है, किसी भी व्यक्ति से कॉन्टेक्ट कर लेती है कि अगर मेरी मार्केट में पूरी एप्लीकेशन नहीं आती है तो जितने शेयर बच रहे हैं वो आप परचेज कर लेना। यही कह सकते हो कि मैंने एक्स से कॉन्टेक्ट कर लिया, एक एक्स कंपनी है कि मार्केट में मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है 80,000, अब 10,000 की एप्लीकेशन आने का चांस नहीं है। तो अगर वो 10,000 की शेयर एप्लीकेशन नहीं आती है तो आप उसे परचेज कर लेना। तो उसे बोलेंगे हम, तो 80,000 के आने पर 10,000 की मेरी शेयर किसने परचेज कर ली है, एक्स ने, तो मेरा 90,000 का काम हो गया। तो कंपनी पहले से ही कुछ ऐसे लोगों से या ऐसी कंपनियों से या ऐसे इंस्टीट्यूशन से एक कॉन्टैक्ट करती है ताकि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो तो वो हमारे शेयर परचेज कर ले। उन्हें बोलते हैं अंडर राइटर। अब अंडर राइटर ऐसा काम क्यों करते हैं, उनको एक कमीशन मिलता है और शेयर डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, डबल फायदा होता है। इसकी डिटेलिंग हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। ठीक है सर, शेयर और डिवेंचर दोनों पे लागू होता है, उनको एक कमीशन मिलता है और इस पे डिस्काउंट पर शेयर इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। इसमें आप कह सकते हो चैप्टर सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, या आप कह सकते हो कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है। कई बार होता है कि बड़ी कंपनी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं और छोटी कंपनी की लगता है कि कमी चल रही है कुछ, तो उसको एसेट्स को या शेयर को परचेज करके। अब एक बात और पता होना चाहिए आपको कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि 100% ही खरीदा जाए। अगर आपने किसी भी कंपनी के 51% शेयर खरीद चुके हो आप, तो उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दोनों आपकी कंपनी के हाथ में होता है। तो आपको पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है, 51% शेयर खरीद लीजिए, वो कंपनी आपकी हो चुकी है और उसका पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल वो आपके हाथों में रहेगा। तो वो पढ़ेंगे हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से मार्केट में शेयर परचेज करती है। ठीक है सर, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, इसमें फाइनल पेमेंट क्या होगा, कितने टाइम की अपन प्रायर पोस्ट जो भी चीज़ें होगी वो सब चीज़ें हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सर। ये हो गई आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अंडर राइटिंग और एक्विजिशन, ये तीनों चैप्टर ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, सिंपल है। ठीक है सर, ये हो गए 20 मार्क्स पे। अब इसमें से क्या होगा, तीनों चैप्टर में से कोई से भी 2 चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है ये दोनों चैप्टर में से आए, ये दोनों में से आए, एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते सर इस चैप्टर को छोड़ दें या इसको छोड़ दें, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं और हर साल चेंज होते रहते हैं। तो ठीक है, इजी वे है। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। इसको आप अच्छी तरह जानते हो, आपने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर पढ़े थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, तो वही फाइनल अकाउंट है आपका। ठीक है सर, लेकिन अब एक चेंज आ गया है। जैसा आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि 11th में जब आपने ट्रेडिंग पेंडल बनाए थे, ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट जो बनाया होगा आपने इस अकाउंट फॉर्म में, और बैलेंस शीट भी बनाई होगी आपने, तो आपने यहाँ लायबिलिटी और यहाँ एसेट्स इस फॉर्म में बनाया था। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या अकाउंट फॉर्म। 2 वर्ड है, हॉरिजॉन्टल या अकाउंट फॉर्म। जबकि आजकल या 12th में पढ़ा होगा आपने ट्रेडिंग पेंडल एक वर्टिकल फॉर्म में बनाया होगा आपने, और बैलेंस शीट भी वर्टिकल फॉर्म में बनाई है। तो बस ये चेंज हो चुका आपका। पहले हॉरिजॉन्टल चलता था अकाउंट फॉर्म, आजकल चलता है वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्म। वर्टिकल का दूसरा नाम क्या, रिपोर्ट। रिपोर्ट एक पैरेलल होती है, जबकि अकाउंटिंग फॉर्म में लेफ्ट डीआर और सीआर का यूज किया जाता था। ठीक है सर, तो आगे आते हैं, हमारा चैप्टर था फाइनल अकाउंट। इसमें हम वही ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट यही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में।
वो 11th में पढ़ा था वो एक सिंपल फॉर्मेट था। यहाँ उसको कह सकते हो आप 20% इंक्रीज कर लीजिए, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड होगी आपकी, पुरानी तो पूरी काम आएगी। मैंने पहले कहा था आपको 11th और 12th, खासतौर पे 11th का 90% और 12th का 10% ज्ञान आपको हमेशा काम आएगा। अगर वहाँ कमी रही है तो परमानेंट दिक्कत रहती है। अगर रह चुकी है आपकी कमियाँ, आपको पता है सर हमारे से कुछ कमियाँ है, तो आपको टाइम है अभी उसको आप दूर कर लीजिए, चाहे टीचर की हेल्प लीजिए, चाहे खुद ही सेल्फ स्टडी करके कर लीजिए। क्योंकि सर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल यानी कॉलेज लेवल पर आने के बाद हम ये सोचते हैं, जो बच्चा हम 11th 12th पढ़ाते हैं और वो कॉलेज लेवल में आ जाते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि बच्चा मैच्योर हो चुका है। अब रियलिटी में बच्चा मैच्योर है या नहीं है वो आप जानते हो, लेकिन ये कि कॉलेज लेवल पर आकर ये माना जाता है कि 50% जिम्मेदारी आपकी है, 50% हमारी। जबकि स्कूल लेवल पर टीचर 90% जिम्मेदारी खुद लेता है और 10% बच्चों पर डालता है ताकि बच्चे रहते हैं। ठीक है सर, तो अब कॉलेज लेवल पर आने के बाद आपका एक स्टैंडर्ड बन चुका है, तो उम्मीद है कि आप ध्यान दोगे इस चीज़ पे। तो वही फाइनल अकाउंट के पढ़ेंगे हम ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। ठीक है सर, लास्ट आते हैं हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। अब फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है आपका, फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसका कैसे यूज किया जाएगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एक पॉइंट और आएगा इसमें इंपॉर्टेंट, मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। जैसे आप कह सकते हो सर, वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे लेता हूँ लेकिन आजकल क्या जियो का ही बहुत चल रहा है। अभी बात आई थी बीच में, कारण देखा हुआ कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की 15 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है सर। अब भाई देखा जाए तो वो सैलरी का क्या फर्क पड़ता होगा, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है। तो कोई भी मैं मेरी कंपनी का मालिक हूँ तो मैं चाहे उतनी सैलरी ले सकता हूँ? नहीं सर, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आपकी कंपनी लीगल फॉर्मेट है तो आप अपने हिसाब से पैसा ले सकते कि मेरे को 5 लाख महीने दे दो, ऐसा नहीं सर। इसका नियम होता है कि जितने भी मैनेजर होते हैं या मैनेजमेंट होता है उसको 11% नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम सैलरी दी जाएगी। ये भी आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ, आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कोई भी कंपनी 11% से ज़्यादा अपने मैनेजमेंट को या हायर मैनेजमेंट को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। यानी 1 लाख रुपए की आपका नेट प्रॉफिट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर रेम्यूनरेशन के नाम पे, सैलरी के नाम पर 11,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे ज़्यादा करोगे तो आप लीगल केस में फंस सकते हो। ठीक है सर, तो ये हम फाइनल अकाउंट में देखेंगे और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट में देखेंगे। तो ये चैप्टर दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं है सेपरेट सेपरेट है, देखने को सेपरेट है लेकिन कोरिलेटेड है। तो कह सकते हो कि ये फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आते ही आपका 80% काम इजी हो जाएगा और इसमें 20 नंबर लाना बहुत ईजी है। हालांकि सवाल बड़े होते हैं लेकिन नंबर लाना बहुत ईजी है। आप याद कर सकते हो कि 11th में आपने ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनाई थी विद एडजस्टमेंट भी आएंगे, तो वो देखने में बड़ा होता था लेकिन हार्ड नहीं होता था सर। ठीक है ना, तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है 20 नंबर लाना। और ये 9th और 10th चैप्टर आप गुडविल देख के आपको 12th की वैल्यू को पार्टनरशिप की गुडविल याद आ गई होगी। हाँ सर, सेम टू सेम वही है, बस वही है, चीज़ें वही है, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। वहाँ आपने 80% पढ़ी है, यहाँ आके आपको 100% लेवल पे पढ़ना है। तो ये चीज़ें इनके क्वेश्चन का चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। तो गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। जैसे आप देखते हो शेयर मार्केट में आजकल शेयर बढ़ते हैं, रेट आज की रेट कितनी बढ़ गई, शेयर मार्केट रेट घट गई, कौन सा खरीदे कौन सा बेचे। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। गुडविल तो आपको सिंपल लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉलेज के लिए, नंबर के लिए तो है ही है। और दूसरी बात एक बात करें कि अगर आपको नॉलेज है, चीज़ अच्छी तरह समझ में आती है, नंबर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। नंबर पहले भी काफ़ी बार आए, दिक्कत उनको आती है तो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप सीखने के इंटरेस्टेड हो तो मजा आएंगे, और केवल इतना ही पढ़ना चाहते हो सर पास हो जाएं, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है सर, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। इसमें आपको बताया जाएगा शेयर कैसे कैसे मार्केट में वैल्यूएशन किया जाता है, क्या शेयर की रेट बढ़ती है। अगर इस चैप्टर की आपको डेप्थ नॉलेज हो जाए तो आप कह सकते हो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के गट्स सीखते हो उसमें। ठीक है सर, हालांकि मैं वो सेशन नहीं पढ़ लिया वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो ये 4 यूनिट, दोनों से एक सवाल फिक्स है, एक आता है। तो ये यूनिट और ये यूनिट आपके लिए इजी क्यों है कि 2 चैप्टर है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई सा भी चैप्टर कर लेते हैं और कई बार 9th बच्चा होता है वो चैप्टर आ भी जाता है। तो यहाँ 20 मार्क्स लाना और यहाँ 20 मार्क्स लाना आसान होता है। हालांकि मैं आपको सारे चैप्टर ही कंप्लीट कराऊंगा, प्यार से क्लास से, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट यूनिट आती है हमारी हायर, इसमें आता है हायर परचेज। हायर परचेज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे अच्छा चैप्टर है पूरी फर्स्ट ईयर का। अगर मेरा पसंद का पूछा जाए तो हायर परचेज इज द
बिगेस्ट, टेक्निकली एंड इंटरेस्टिंग, सब चीज मिला लो आप इसमें, हायर परचेज में आता है वो। और अगला आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंश्योरेंस क्लेम। मैं इसके बारे में हल्का हल्का बताता हूँ आपको। इंश्योरेंस क्लेम में आप जानते हो, जैसे आप, एक तो मेरी दुकान है, आग लग गई तो माल का बीमा होता है। एक क्या होता है सर, मैं तो मेरी दुकान चली नहीं, मैं सेल कर नहीं पाया, तो प्रॉफिट का बीमा होता है। और तीसरा होता है कंबाइंड, माल का बीमा और प्रॉफिट का बीमा। कई बार होता है सर, तो मेरी आग लग गई माल की, तो मैं टेंशन में आ गया, इससे अच्छा है कि आप इंश्योरेंस करवा लो, और जितना भी आपका एक्चुअल माल की लागत है, प्रॉफिट नहीं कमाना है। सर मैं तो 5 लाख का माल लाया, 8 लाख में उसको सेल आउट करता, तो मुझे तो 8 लाख रुपये दीजिए। नहीं सर, इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट का पेमेंट नहीं करेगी, वो आपकी कॉस्ट का पेमेंट कर देगी, वो भी वैल्यूएशन करने के बाद। आपके कहने के अकॉर्डिंगली आपके इन्वेंट्री अकाउंट के हिसाब से पता चल जाएगा कंपनी को कि भाई कितना आपका एक्चुअल नुकसान हुआ है, उसका क्लेम मिल जाता है। अगर मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कि स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है, तो वो चैप्टर ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो कह सकते हैं आप कि दोनों चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ये 7 दिन का चैप्टर है, ये मान लीजिए 8-9 दिन का, 10 दिन का चैप्टर मान, तो बहुत ईजी समझ में आता है। 7 क्लास और 10 क्लास, ये 2 वीक में 2 चैप्टर आपके पर्टिकुलर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ हायर परचेज, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। तो कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी मीडियम रेगुलर आते हो तो 60-70-80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है अकाउंटेंसी में। हाँ, 90 नंबर लाना वो इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? वो रेगुलरिटी से, पढ़ने से, या घर पे जाकर सेल्फ स्टडी से, या हमसे कन्वर्सन करने से बाद आता है। आए 99 भी आए, 94 भी आए, 100 का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आते नंबर। इसमें ये है कि सवाल सही है तो नंबर आपका इजी वे में आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। अब कई बच्चों के दिमाग में था सर आपने हमें कोटा के बारे में तो बता दिया, सॉरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में समझा दिया, अगर कोटा का कोर्स क्यों नहीं बताया आपने? सर कोटा हो या राजस्थान, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोटा में 3 चैप्टर ऐड और बनने में, तो बस ब्रांच अकाउंट, ब्रांच जानते हो आप, कोई भी बिजनेस को स्केल करना होता है, बड़ा करना होता है या फैलाना होता है, तो अलग अलग जगह ब्रांच खोलकर हमें करता हूँ, ये होता है ब्रांच अकाउंट। दूसरा होता है डिपार्टमेंट अकाउंट, मेरा डिपार्टमेंट अलग खोल रखे, एक ही जगह में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट अकाउंट। और तीसरा होता है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी बारे में आप जानते होंगे, जैसे गवर्नमेंट कोल माइंस, कोयले की खान, स्टोन माइंस, पत्थर की खान, किसी ठेकेदार देती है कि आप पत्थर निकाल के मार्केट में बेचिए, हमें तो एक फिक्स कमीशन या फिक्स रॉयल्टी दे दीजिए। या कह सकते हो बुक्स होती है ना, मैंने कोई बुक्स लिख दी मार्केट में, अब जितनी भी कॉपियाँ छपेगी या मार्केट में बिकेगी, मुझे रॉयल्टी आती रहेगी। तो ये 3 चैप्टर है। अब ये 3 चैप्टर कोटा में तो फर्स्ट ईयर में आते हैं, कोटा में कहाँ आते हैं? फर्स्ट ईयर में, जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहाँ आते हैं? फाइनल में। अगर आप फर्स्ट ईयर मान लो कोटा यूनिवर्सिटी से करते हो तो ये 2 चैप्टर कम हो जाएंगे, ये 2 चैप्टर कम हो जाएंगे और ये 3 चैप्टर ऐड हो जाएंगे। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये तीनों चैप्टर आएंगे फाइनल क्लास में साथ। कोई दिक्कत नहीं है, उसी बेस पे कर लो, आपका 80% कोर्स तो कॉमन है। कुछ चीज़ें हैं जो 20 नंबर की है, 25 नंबर की, वो डिफरेंट है, उसको आप अलग अलग तरह से मैच्योर कर सकते हो। ठीक है सर, थोड़ा सा बैक पेन था इसलिए फिर भी कोशिश की थी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ठीक है सर, इसको एक बार राइट डाउन कर